नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 विज्ञान के अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिसकी सहायता से हमारा पूरा पार्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इसी में हम आगे। पहले प्रश्न के साथ, कृषि क्या है? पौधों की व्यवस्थित खेती और पशुपालन को कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के पौधों को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। भारत में कितने प्रकार की फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं? भारत में दो प्रकार की फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं, खरीफ और रबी की फसलें। खरीफ फसलें किस मौसम में बोई जाती हैं? तो खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में, जो कि भारत में जून से सितंबर का महीना होता है सामान्यतः, तब बोई जाती है। रबी फसलें किस मौसम में बोई जाती हैं? ये शीत ऋतु की, सर्दी की ऋतु की है, जो अक्टूबर से मार्च में होती है। मिट्टी की जुताई या हल चलाने का क्या लाभ होता है? यह मिट्टी को ढीला बनाता है, पौला करता है, जिससे पौधों की जड़ों को अधिक हवा और पोषक तत्व मिलते हैं। मिट्टी की जुताई किस उपकरण से की जाती है? तो ये हल के द्वारा की जाती है। मिट्टी किसान किसान जो है, मिट्टी की जुताई से पहले कभी कभी उसमें पानी क्यों डालते हैं? ताकि सूखी मिट्टी को नमी प्रदान कर सके। तो सूखी मिट्टी को नमी प्रदान करने के लिए, ताकि जो जुताई है वो आसानी से हो सके। मिट्टी को समतल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको लेवलिंग कहते हैं। मिट्टी का समतलीकरण कहा जाता है। मिट्टी के समतलीकरण से क्या लाभ होता है? इससे बीजों की जो बुआई होती है और सिंचाई होती है वो आसानी से हो जाती है। तो यह बीजों की उचित बुआई और सिंचाई में सहायता करता है समतलीकरण। फसलों की बुआई से पहले अच्छे बीजों का चयन क्यों आवश्यक है? अच्छे बीजों का चयन करने से अधिक उपज प्राप्त होती है और फसल की गुणवत्ता बनी रहती है। इसलिए फसल की बुआई से पहले अच्छे बीजों का चयन करना आवश्यक है। बीजों की बुआई के लिए परंपरागत उपकरण का क्या नाम है? तो पारंपरिक बीज बोने का जो उपकरण है उसे फनल कहते हैं। यह फनल के आकार का होता है। आधुनिक बीज बोने की प्रक्रिया में कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? बीज बोने की जो आधुनिक प्रक्रिया है उसमें ट्रैक्टर चालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। बीज बोने से पहले किसानों को बीजों का परीक्षण कैसे करना चाहिए? बीजों को पहले पानी में डालकर, जहां अच्छे बीज डूब जाते हैं और खराब बीज तैरने लगते हैं, तो इस तरह से हम अच्छे बीजों को अलग कर पाते हैं। उचित दूरी पर बीज बोने से क्या लाभ होता है? पौधों को पर्याप्त धूप, पोषक तत्व और जल मिलता है, जिससे उनका विकास बेहतर होता है। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं, जबकि खाद जैविक पदार्थों से बनी होती है। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग मिट्टी को कैसे प्रभावित करता है? अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता कम हो सकती है और जल प्रदूषण हो सकता है। जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी को क्या लाभ होता है? जैविक खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाती है और उसे अधिक उपजाऊ बनाती है। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? यह रासायनिक उर्वरकों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किसान मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए कौन सी पारंपरिक विधि अपनाते हैं? यह फसल चक्र होता है, जिसमें जो फसलों को बदल बदल करके बोया जाता है, जिसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। सिंचाई क्या है? इरिगेशन। फसलों को उचित मात्रा में समय समय पर जल प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पौधों को आवश्यक नमी प्रदान करना और पोषक तत्वों को मिट्टी से जड़ों तक पहुंचाना।
ये उद्देश्य सिंचाई का मुख्य रहता है। भारत में सिंचाई के कौन कौन से पारंपरिक तरीके प्रचलित हैं? मौत यानी पुली प्रणाली, चेन पंप, ढेकली, रहट और भी कई सारी प्रणालियां हैं जो पारंपरिक तरीके से भारत में सिंचाई के लिए काम में ली जाती है। स्प्रिंकल प्रणाली का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? असमतल भूमि और जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्प्रिंकल प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ड्रिप सिंचाई पद्धति से क्या लाभ होता है? ड्रिप सिंचाई पद्धति से पानी की बचत होती है और पानी सीधे पौधों की जड़ों में टपकता है। खरपतवार वीड्स किसे कहते हैं? परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। वे अवांछित पौधे जो फसलों के साथ उगते हैं और उनके विकास में बाधा डालते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खरपतवारों को हटाने की जो प्रक्रिया है वह निराई या खरपतवार नियंत्रण कहलाती है। खरपतवारों को नियंत्रित करने के कौन कौन से तरीके हैं? अनेक विधियां हैं, जिससे हाथ से निकालना, मिट्टी की जुताई करना और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके। खेतों में खरपतवार नष्ट करने के लिए कौन से रसायन उपयोग किए जाते हैं? इनमें मुख्य रूप से है वीडीसाइड जैसे 2,4-D। खरपतवार नाशकों के उपयोग के दौरान किसानों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उन्हें मास्क और दस्ताने पहनने चाहिए और शरीर को सीधे खरपतवार नाशकों के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। फसल की कटाई को क्या कहते हैं? फसल की कटाई को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। फसल की कटाई के लिए किस पारंपरिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसे दराती कहा जाता है? कटाई के बाद अनाज और भूसे को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनाज को और भूसे को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे घाई या थ्रेशिंग कहा जाता है। थ्रेशिंग करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? थ्रेशिंग करने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर या थ्रेशर का उपयोग किया जाता है। भारत में कटाई के बाद कौन कौन से प्रमुख फसल त्योहार मनाए जाते हैं? तो जब फसल पक करके तैयार हो जाती है तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से फसल कटाई का पर्व बनाया जाता है, जैसे बैसाखी, पोंगल, बिहू, नवान और मकर संक्रांति इत्यादि। भंडारण से पहले अनाज को क्यों सुखाया जाता है? अनाज को नमी से बचाने और कीटों व फफूंद से सुरक्षा के लिए अनाज को भंडारण से पहले सुखाया जाता है। किसान अनाज को किसमें संग्रहित करते हैं? किसान अनाज को जूट के बोरे या धातु के डिब्बों में संग्रहित करते हैं। बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण कहाँ किया जाता है? बड़े पैमाने पर अनाज का जो भंडारण है साइलो तथा ग्रेनरी में किया। बड़े भंडारण केंद्रों में अनाज को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? बड़े भंडारण केंद्रों में अनाज को खराब होने से बचाने के लिए अनाज को रासायनिक उपचार दिया जाता है। पशुपालन क्या है? अब हमारे पाठ का दूसरा चरण चालू हो गया है। पशुओं को भोजन, आश्रय और देखभाल प्रदान करने की प्रक्रिया को पशुपालन कहा जाता है। दूध देने वाले प्रमुख पशु कौन कौन से हैं? दूध देने वाले प्रमुख पशु गाय, भैंस, बकरी और ऊंट इत्यादि हैं। मछली से प्राप्त होने वाला कौन सा तेल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है? तो आपको बता दें, कॉड लिवर ऑयल जो मछली से प्राप्त होता है इसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग किससे संबंधित है? मुर्गी पालन जो होता है, मुर्गी पालन को हम पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य उत्पाद जैसे दूध, अंडे और मांस इत्यादि प्राप्त करना, मतलब कि इन उद्देश्यों से ही हम पशुपालन कर जाता है। अत्यधिक सिंचाई का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल भराव हो जाता है, मिट्टी में पानी भर जाता है और मिट्टी की उर्वरता में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं? हाथ से निकालना, जुताई करना और रासायनिक वीडीसाइड का उपयोग
करके हम खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? उनके फूल और बीज बनने से पहले उनको हटाने का जो समय है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। फसल उत्पादन के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? जुताई, बुआई, खाद एवं उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई, निराई, गुड़ाई, कटाई, भंडारण इत्यादि फसल उत्पादन के प्रमुख चरण हैं। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जबकि खाद जैविक पदार्थों से बनता है। पशुपालन क्या है? जानवरों की देखभाल और पालन पोषण जिससे दूध, अंडे और मांस प्राप्त हो उसे पशुपालन। मत्स्य पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मछलियों का व्यावसायिक उत्पादन करना। मधुमक्खी पालन से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? शहद और मोम मधुमक्खी पालन में प्राप्त होते हैं। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? खाद प्राकृतिक जैविक पदार्थों से बनी होती है जबकि उर्वरक रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं। फसल चक्र क्या है? एक ही भूमि पर अलग अलग मौसम में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने की प्रक्रिया को हम फसल चक्र कहते हैं। फसल कटाई के बाद खेतों में छोड़े गए अवशेषों को जलाने से क्या दुष्प्रभाव होता है? इससे वायु प्रदूषण होता है और मिट्टी की उर्वरता कम होती है। भंडारण के दौरान अनाज को खराब होने से कैसे बचाया जाता है? अनाज को अच्छी तरह सुखाकर और कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करके। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स।